हेलो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। एक लंबा अरसा बीत गया है। कक्षा 9 के लिए हमने इतिहास भी पढ़ लिया है, हमने इकोनॉमिक्स अभी लेटेस्ट में पालमपुर गांव की कहानी को फिनिश किया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके पहले हमने लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों को भी पढ़ चुके थे। और वापस से आज हमारी क्लास पहुंच गई है ज्योग्राफी पर। हमने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो था वो क्या देखा था? हाँ, भारत की आकृति और स्थिति के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि भारत का आकार और स्थिति, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्या लगता है कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आप इसको अपने पर्सनल व्यू पे जाकर सोचिए कि यदि हम हमारा घर जैसे देख लेते हैं, हमारा जो घर होता है वो घर कितने बाई कितने का है, हमारे इस तरफ के पड़ोस में कौन है, इस तरफ के पड़ोस में कौन है, सामने कौन रहता है, पीछे कौन रहता है, क्या हमारा लैंडमार्क है, अगर किसी को एड्रेस देना हो तो करते नहीं करते। तो ऐसे ही हमारा देश जहां हम रहते हैं, जब देश रहेगा तभी तो हमारा घर होगा ना। तो उस देश की भौगोलिक स्थितियों को जानना भी हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वो हमारे एग्ज़ाम में आनी है, बल्कि इसलिए कि हम भारत देश के निवासी हैं, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि भारत की आकार और स्थिति क्या है। सपोज़ करो आप कहीं विदेश जाने का अवसर मिल जाए आपको, और विदेशी कोई बच्चा आपसे ये कहने लगे कि मेरा देश तो इस लोकेशन पर है, और आपको पता नहीं होगा तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी ना, आपको नीचे देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप लोगों ने उसको देख ली होगी, समझ ली होगी। यदि वो वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको ध्यान से एक बार जाकर फिर से देख लीजिए। या आपको यहाँ पर आई बटन दिख रही है ना, इसको क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जाएंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। वही चीज़ फिर दोहराऊंगा मैं कि जैसे हमारा कमरा किचन होता है, बेडरूम होता है, ड्राइंग हॉल होता है, होती है नहीं होती है, तो ऐसे ही हमारा भारत देश है, एक बहुत विशाल देश है और तरह तरह की स्थलाकृतियाँ यहाँ पर हैं। तो उसमें क्या होता है कि कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे नदियाँ हैं। तो कहाँ पे क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, क्यों मालूम होना चाहिए? इसलिए कि हमारे कोर्स में है? नहीं भैया, इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। हमको पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के मध्य में क्या है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो बस इसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं। रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जो चीज़ समझ में ना आए वो अपने टीचर से पूछना है। चलिए हम आरंभ करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, और इसके अंतर्गत आज का हमारा चैप्टर है हिमालय पर्वत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। अच्छा, आप किस प्रकार के क्षेत्रीय भूभाग में रहते हैं? आप ज़रा सोचिए कि आप जिस जगह रह रहे हैं वो किस तरह का क्षेत्र है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ पर दूर दूर तक फैले विशाल मैदानों से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। लेकिन यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढालों और घाटियों से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वतीय मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह वगैरह वगैरह। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ देखा कि भारत एक विविध प्रकार की भौगोलिक आकृतियों से लिए हुए एक विशाल भूभाग है। अच्छा, आपको पता है क्या कि आप किस एरिया में रहते हैं? मतलब जैसे आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो मध्य प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मैदानी भाग में आता है, पठारी भाग में आता है, या उत्तर के मैदान से जुड़ा हुआ है, या तटीय क्षेत्र है, समुद्र किनारे का क्षेत्र है, या कोई द्वीप है? ये आपको पता होना चाहिए ना। यदि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो ये हमको पता होगा। यदि हम गुजरात के निवासी हैं तो हमको पता होना चाहिए कि गुजरात का कौन सा भाग समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, कौन सा भाग हमारा शेष भारत से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। और यदि हम उत्तराखंड के निवासी हैं तो हमको पता है कि हम पहाड़ी क्षेत्र के हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, तो हम ढलानों से, घाटियों से भली भांति परिचित हैं। यदि हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, गंगा जमुना के बीच में जहाँ पर संगम की स्थिति इलाहाबाद के आसपास, वहाँ के रहने वाले हैं, तो हमको विशाल मैदानों के बारे में जानकारी, दूर दूर तक फैले मैदानों में, है कि नहीं? और यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको मरुस्थल के बारे में जानकारी होगी। यदि आप अंडमान निकोबार द्वीप में बैठ के वहाँ के रहने वाले हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। भारतीय हैं, लेकिन भारत के किस भूभाग के किस क्षेत्र में आप निवासरत हैं, तो जो जिस क्षेत्र में रहता है उसके बारे में उसको बहुत अच्छे से जानकारी होती है।
जिन क्षेत्रों की जानकारी नहीं है वो आज आप ई क्लासेस बाय मनीष सर के माध्यम से जान लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौगोलिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ मैप, देखिए मैंने इसके पहले आपको कई बार बोला है कि यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के लिए मैप बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं, अपनी आँखों से जो चीज़ें नहीं दिखाई देती, जैसे कोविड-19 का वायरस है, हमारी आँखों से, खाली आँखों से दिखाई नहीं देता, उसके लिए उच्च आवर्धन क्षमता वाले लेंस चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तब दिखता है ना। ऐसे ही ये भारत देश भी आपको खाली आँखों से नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको उस बड़ी आकृति को छोटा करके देखना होता है। तो छोटा करके देखना हो तो कौन सा माध्यम चाहिए? मानचित्र चाहिए। इसलिए बिना मानचित्र के यदि आप भूगोल पढ़ते हैं तो आपको भूगोल समझ में आने वाला नहीं है। तो जब भी आप भूगोल पढ़ें, मानचित्र में दी गई चीज़ों को समझें, तभी आप बहुत अच्छे भूगोल के विद्यार्थी हो पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि भारत जो है बहुत अलग अलग तरह की भौतिक विभिन्नताओं वाला देश है। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है और साथ ही इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग भी माना जाता था। ये जितना भाग आपको ये ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। मतलब ये जो मध्य प्रदेश है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। समझ में आ गया ना। अच्छा, कहा क्या जाता था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कि यह संसार की सबसे प्राचीनतम भूमि है और साथ ही इतनी स्थिर है कि इसे हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन हाल में जो भूकंप आए, उन भूकंपों ने इस बात को झुठला दिया। इस क्षेत्रों में जो भूकंप आए, इससे समझ में आता है कि यह भूमि उतनी स्थिर तो नहीं है जितनी माना जाता था। तो इस तरह से हाल के भूकंपों ने यह बात को झुठला दिया कि यह भूमि बहुत ही स्थिर है। इसके अलावा भारत में हिमालय और उत्तरी मैदान जो है वे हाल ही में बनी आकृतियाँ हैं। अब ये तो हो गया आपका हिमालय, ये दिख रहा है आपको येलो कलर में, और ये हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान। अब इनके बारे में क्या लिखा है कि ये हाल ही में बनी आकृतियाँ हैं। हाल ही से तात्पर्य क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कल परसों बना है कि 20-25 साल पुराने बना है? नहीं, हाल ही से मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी पहाड़, पर्वत, मैदान हैं, उन सारों की अगर हम एज काउंट करें तो उनमें सबसे युवा और नवीनतम पर्वत हिमालय है और नवीनतम मैदान उत्तरी मैदान है। फिर भी इनको बने हुए लगभग 25 करोड़ साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय एक अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत जो है वो एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल आकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां शामिल हैं। ये तो हो गई हिमालय की बात की। हिमालय जो है अत्यंत युवा पर्वत है, ऊंचे ऊंचे शिखर बने हुए हैं, गहरे गहरे खड्ड बने हुए हैं, बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पर है। हिमालय से नीचे जब हमने बात की थी उत्तरी मैदान की, नॉर्दर्न प्लेन, वो क्या है? नॉर्दर्न प्लेन जलोढ़ निक्षेपों से बना है। अच्छा, ये जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? जलोढ़ निक्षेप वे अवसाद कहलाते हैं या वे कांप मट्टी कहलाती है जो नदियाँ अपने साथ बहाकर लेके आती हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में बन गए, ये नदियाँ हजारों लाखों साल से बह रही हैं और उन नदियों से जो निक्षेप आता है, जो मिट्टी आती है, उनसे ये मैदान बना है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार ये कत्थई रंग में आपको दिख रहा है, ये ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ है? बिल्कुल टॉप पे, नॉर्थ में, उत्तर में। फिर हिमालय से थोड़ा नीचे अपन उतरेंगे, जब हिमालय के तीनों हिमालय को क्रॉस करके शिवालिक के मैदान के जब नीचे आते हैं तब हमको मिलता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान को भी हम पढ़ेंगे अलग वीडियो में। इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार, मतलब इंडियन पेनिनसुला। फिर इसके बाद भारतीय मरुस्थल को देखेंगे और तटीय मैदान तथा द्वीप समूह को हम एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि पूरा भारत देश अगर हम देखें तो उत्तर से अगर हम शुरू करें तो भारत के उत्तर में क्या हो गया? हिमालय हो गया। हिमालय के बाद में उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के बाद प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के बाद यहाँ पर भारतीय मरुस्थल आ जाता है। मरुस्थल के बाद में हम देखते हैं कि कोस्टल लाइन आती है। भारत के दोनों तरफ जो है कोस्टल लाइन आती हैं, तटीय समूह कहलाते हैं, तटीय मैदान कहलाते हैं। और भारत के दोनों तरफ लक्षद्वीप और
अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं। और इस तरह से ये पूरा भारत का भौगोलिक विस्तार आपको समझ में आ गया। अब इसी में हम सबसे पहला पॉइंट जो है उत्तर में स्थित हमारे भारत का मुकुट हिमालय, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में चलो एक कथा के रूप में जो लिखा है किताब में, थोड़ा उसको हम समझ लें, पढ़ लें, फिर इसको हम विश्लेषण आगे करेंगे। भारत की उत्तर सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर सम्मिलित हैं। तो ये आपने पढ़ लिया। अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। ये नक्शा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिना मैप के भूगोल का अध्ययन या अध्यापन संभव नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो हम इसको देखते हैं भारत की उत्तर सीमा पर। अच्छा, उत्तर कहाँ है ये बताओ आप लोग। इसमें उत्तर, ये जो हो कोई भी मैप होता है उसमें जिस तरफ तीर का निशान होगा वो दिशा कहलाती है उत्तर। और हमेशा उत्तर हमारे सिर की दिशा में होता है, मतलब ऊपर की ओर होता है नक्शे में। तो ये कहला गया उत्तर, ये वाला भाग ऊपर की तरफ। तो ये क्या बोल रहा है, भारत की उत्तर सीमा पर विस्तृत। तो उत्तर सीमा कहाँ से स्टार्ट होगी, ये पूरा का पूरा ये उत्तरी भारत कहलाएगा। ये यहाँ से लेकर के ये पूरा ये पूरा भाग जितना आपको दिख रहा है ना कत्थे कत्थे रंग में, ये पूरा उत्तरी सीमा कहलाता है। और यहीं पर हिमालय जो है फैला हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जब ये यहाँ से लेकर, ये आप देख लीजिए, ये यहाँ से हिमालय शुरू होता है और ये पूरा यहाँ से आकर यहाँ तक फैला हुआ है। अच्छा, ये बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है। वलित मतलब फोल्डेड पर्वत है। फोल्डेड मतलब इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं कि ये इस तरह से वलित बना हुआ है, ये कहलाता है फोल्डिंग। तो फोल्डेड पर्वत है। ये फोल्डेड क्यों हुआ है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो अपन तैयार करेंगे, बाद में उसको समझेंगे। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। तो अब जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, ये कहलाती है कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा, वेस्ट। और ये दिशा कहलाती है ईस्ट, पूर्व दिशा। ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। तो जैसा कि आपने इधर देखा कि ये हिमालय यहाँ से शुरू होता है और पश्चिम से धीरे धीरे आगे बढ़ के ये पूर्व तक जाता है। तो ये पूर्व तक है और कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिमी सीमा सिंधु नदी बनाती है। ये जो दिख रही है आपको, ये सिंधु नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये दिख रही है आपको, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो हिमालय पर्वत जो है पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्यों? क्योंकि विश्व के जितने सबसे ऊंचे पर्वत हैं वे सब हिमालय पर्वत श्रेणी में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम। हिमालय जो है यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। ये देखो आप लोग दिख रहा होगा ना, ये इसको अपन इस तरह से देखें, यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ये जो पर्वत दिख रहा है ये पूरा अर्धवृत्ताकार दिख रहा है ना। तो ये 2400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इस तरह से इस बीच में ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश इस तरफ है तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। एक और बात यहाँ पर क्या लिखी है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। तो पश्चिमी भाग यहाँ पर क्या है, ये अधिक चौड़ा है 400 किलोमीटर और पूर्वी भाग जो है वह कम चौड़ा है 150 किलोमीटर है। तो क्या होता है यहाँ पर
कि यहाँ पर चौड़ाई अधिक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लेटें जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो टक्कर हुई थी उन दोनों के बीच में यहाँ दबाव नहीं लगा, यहाँ पर संपीड़न कम हुआ। जब संपीड़न कम हुआ मतलब यहाँ से फोर्स गोंडवाना लैंड का, यहाँ से फोर्स अंगारा लैंड का। जब ये दोनों महाद्वीप आपस में टकराए तो यहाँ पर टकराने में क्या हुआ, ये कश्मीर वाले हिस्से में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा। 400 किलोमीटर मतलब यहाँ पे संपीड़न कम हुआ, तो यहाँ पर फोल्ड जो है उतने बड़े नहीं हो पाए टक्कर होने के बाद। एक कागज़ को आप जैसे लेकर और अगर दोनों तरफ से दबाव डालोगे आप तो कागज़ ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन कागज़ के बीच में अगर चौड़ाई ज़्यादा होगी तो कागज़ का उठाव कम होगा। लेकिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश में क्या है 150 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा, ये वाला जैसे हम देखें इसको, ये वाला डिस्टेंस अगर यहाँ पे कम हो गया ये 150 किलोमीटर, तो ये कागज़ का उठाव जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। बस यही वजह है कि पूर्वी भाग में ऊंचाई में विविधता अधिक है, यहाँ पर पहाड़ों की स्थितियाँ अधिक हैं। समझ में आ गया ना आपको। तो ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न मतलब उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। तो यहाँ पर पूर्वी भाग में पहाड़ों की जो ढलान है, पर्वतों की जो ढलान है, ये जो है ये कम है, और यहाँ पर हम देखते हैं ये ढलानें अधिक हैं और साथ में ऊंचे, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। अब ये देशांतरीय विस्तार मतलब हिमालय यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये वाला हिस्सा एक, फिर ये वाला हिस्सा, और इसके बाद में ये भारत की स्थिति में अगर हम देखें तो ये चलता है इस तरह से, एक भाग, फिर दूसरा भाग ये आता है इधर से, और तीसरा भाग उसके नीचे। इस तरह से हिमालय कितने भागों में बढ़ जाता है, 3 भागों में। ऊपरी परत ये, फिर उसके बाद ये दूसरी परत और ये तीसरी परत। तो 1, 2 और 3 इस तरह से 3 भागों में पाया जाता है। 3 भागों में हम इस हिमालय को बांट सकते हैं। और ये हिमालय जो है इन श्रृंखलाओं के बीच में, ये दोनों मतलब ये ऊपरी परत, ये ऊपरी पर्वत श्रृंखला और ये दूसरी और ये तीसरी, इनके बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। तो इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं। ये सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो ऊपरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग जो है उसको हम बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय को हम आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद जो महान हिमालय है उसके दक्षिण में मतलब दूसरे नंबर की लेयर जो मैंने आपको बताई वो कहलाती है निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी हम उसको जानते हैं। और सबसे तीसरी स्थिति जो है, सबसे तीसरी पर्वत श्रृंखला कहलाती है शिवालिक हिमालय, जिसको हम सामान्य तौर पर शिवालिक भी कहते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास से जो हरी हरी पहाड़ियाँ, ऊंचे पहाड़ दिखते हैं वही शिवालिक हिमालय है। और इन्हीं के बीच में बहुत ज़्यादा घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये जो नीली लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो नीली लाइन आपको ये दिख रही है नीली पट्टी नक्शे में, यही कहलाती है हिमाद्री या आंतरिक हिमालय या महान हिमालय। मतलब यहाँ पर जो हिमालय स्टार्ट होता है यहाँ से लेकर के इसके ऊपर ये ट्रांस हिमालय की स्थिति है, काराकोरम हिमालय, जास्कर श्रेणी, लद्दाख, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जो कंटिन्यूसली चलता है, कंसिस्टेंसली जो हिमालय चलता है वो कहलाती है हिमाद्री। जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, बीच में भूटान और नेपाल को भी शामिल कर लेते हैं अपन। तो इस तरह से वो एक साथ आगे बढ़ता है। ये देखिए जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको कि यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। मतलब जो हिमाद्री है या महान हिमालय है ये सतत श्रृंखला है, बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं हुई है, यहाँ से स्टार्ट होती है और लगातार यहाँ से चलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे पर्वत सबसे कम ऊंचाई वाले होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते जाते हैं तो पर्वतों की ऊंचाई, शिखरों की ऊंचाई बढ़ती जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संपीड़न बढ़ा है यहाँ से, और यहाँ से जब दबाव बढ़ेगा तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ज़्यादा हो गई, कंचनजंगा की सबसे अधिक हो गई। तो यहाँ पे जो शिखर हैं पर्वतों के उनमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। और इनमें 6000 मीटर की औसत ऊँचाई वाले सर्वाधिक शिखर पाए जाते हैं। हिमालय के सभी प्रमुख शिखर भी महान हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि हिमालय की ये जो पर्वत श्रृंखला है हिमाद्री, यह सतत श्रृंखला है, एक बात। दूसरा नंबर, इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक पर्वत शिखर हैं। इस तरह से हम देखते हैं ये उनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है इनकी। यहाँ से इनको मिला लें तो सारे पर्वतों की ऊंचाई
जोड़ के जितने पर्वत हैं उनमें भाग दे दो उन पर्वतों की संख्या का, तो औसत ऊंचाई निकल आती है, वो कहलाती 6000 मीटर। ये वहाँ की है। और हिमालय के सभी प्रमुख, इसमें हिमालय के सभी महत्वपूर्ण शिखर शामिल हैं। कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरुआ, गुरुला मांधाता, कुछ नेपाल में है और कुछ भारत में है। ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं ये 8848 है, ये 8850 हो गई है। हर 50 साल में लगभग 2 मीटर हाइट इन पर्वतों की बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि हिमालय पर्वत जो है अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में चल रहा है, निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है इसका भी, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय के वलय की जो आकृति है वह असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है इस स्क्रीन पे, महान हिमालय के वलय की आकृति असममित है। तो गणित में आप लोग सममित आकृति और असममित आकृति को समझ गए होंगे। जैसे ये आकृति कहलाएगी सममित आकृति, मतलब इस लाइन को फोल्ड करके इस लाइन के ऊपर रख दें तो एक आकृति दूसरी आकृति को ढक देगी। लेकिन हिमालय में ऐसा नहीं है। हिमालय वलयाकार है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इस तरह से वलय बना हुआ है, ये वलय आकार दिख रहा है आपको, ये इस तरह से। लेकिन अगर हम हिमालय को यहाँ से मोड़ के इसको घिड़ी बना के इसके ऊपर रख दें, इसको मोड़ के अगर फोल्ड करके इसके ऊपर चढ़ा दें तो यह आकृति सममित नहीं होगी, यह असममित होगी। और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो जो हिमालय है उसके अंदर, पर्वतों के अंदर जो क्रोड कहते हैं, जो केंद्रीय भाग है, वह काहे का बना है, ग्रेनाइट चट्टानों का बना है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हमेशा बर्फ से ढकी होती हैं और इनसे बहुत सारी हिमानियों का प्रवाह भी होता है। हिमानी मतलब ग्लेशियर, ये पिघलते रहते हैं जनरली ये पहाड़, और उनसे पानी बन बन के निकलता रहता है। इन्हीं को हम हिमानियाँ कहते हैं। और इन्हीं ग्लेशियर से नदियाँ निकल के और मैदानों की तरफ आ जाती हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र उधर मानसरोवर के आसपास से निकलती है। तो इस तरह से तमाम नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। तो ये हिमाद्री समझ में आ गया। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमाद्री कहलाती है, महान हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी इसी कहते हैं यह। और हिमाद्री के सबसे दक्षिण में स्थित, मतलब ये हिमालय हो गया, ये हिमाद्री हो गई। इस हिमाद्री के दक्षिण में ये जो पीले रंग की डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको, ये कहलाती है निम्न हिमालय या हिमाचल। समझ में आ गया ना। सबसे ऊपरी जो नीले रंग की ये लाइन दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय या महान हिमालय। और उसके नीचे जो येलो कलर में पीले रंग में आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही हैं, ये कहलाती है निम्न हिमालय या हिमाचल। इसके बाद हम निम्न हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई जो है वह 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है और इनकी औसत चौड़ाई जो है वह 50 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये सतत श्रृंखलाएं नहीं हैं, बीच बीच में ये ब्रेक हो गई हैं, इनमें दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से बने हुए हैं। मतलब यहाँ पर चट्टानों का संपीड़न अधिक हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आपको कम होता दिख रहा है। तो जहाँ पर डिस्टेंस कम होगा, स्वाभाविक है ये, अगर हम ये कागज़ अगर यहाँ से और यहाँ से जब प्रेशर देंगे तो संपीड़न इस तरह से अगर हम ये देखेंगे तो संपीड़न सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, इधर पे संपीड़न ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ संपीड़न कम होगा। तो यहाँ दबाव अधिक पड़ रहा है, इस पॉइंट पर दबाव अधिक पड़ा यहाँ पर, तो ये संपीड़ित हो गया। तो ये पूरी की पूरी हिमाचल पर्वत श्रृंखला जो है या निम्न हिमालय जो है यह अत्यधिक संपीड़ित है और परिवर्तित शैलों से बने हुआ है। मतलब ये आग्नेय, रूपांतरित, इस तरह से शैलें यहाँ पर चेंज होती रहती, परिवर्तित होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पर्वत हैं, उनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4000 मीटर के बीच में है तथा इनकी चौड़ाई जो है पहाड़ों की, पर्वत श्रृंखलाओं की 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने हिमाद्री यानी महान हिमालय को देख लिया। ये हम देख रहे हैं निम्न हिमालय को। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, पीर पंजाल की। तो पीर पंजाल जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं।
तो पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में चलती है। मतलब ये यहाँ पर अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि भारत के हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है। हिमाचल प्रदेश यहाँ कहीं है, इस पॉइंट पे आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से ये पाकिस्तान तक जाती है, पाक अधिकृत कश्मीर तक। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में ये फैली हुई है। ये श्रृंखला क्या कहलाती है? पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल निचले हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला है। मतलब जो निम्न हिमालय है, इस निम्न हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कहलाती है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। जबकि धौलाधार के बारे में अगर हम बात करें कि धौलाधार पर्वत क्या है, धौलाधार मतलब सफ़ेद पर्वत। तो हिमाचल में स्थित एक अति सुंदर पर्वतमाला है जिसका मनोरम दृश्य अति सुंदर दिखाई देता है। यह पर्वतमाला हिमालय के मध्य भाग में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में चंबा जिले से शुरू होकर पूर्व में किन्नौर जिले से जाते हुए उत्तराखंड से होते हुए पूर्वी असम तक फैली हुई है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हिमाचल प्रदेश यहाँ से यहाँ तक पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, फिर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जहाँ समाप्त होती है पूर्व दिशा में हिमाचल प्रदेश पे, तो वहाँ से शुरू हो जाती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला और ये चलती है यहाँ से चलने स्टार्ट होती है, पूरी जाती कहाँ तक? असम तक। ये पूरी पर्वत श्रृंखला कहलाती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। समझ में आ गया ना आपको? अब इसके बाद हम आगे देखते हैं महाभारत पर्वत श्रृंखला। तो मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये जो मध्य हिमालय है येलो कलर में, ये इसके दक्षिण में, दक्षिण मतलब किसी भी नक्शे में यदि जैसे ये ऊपर नीली लाइन है ये कहलाता है हिमाद्री या महान हिमालय, और उसके नीचे वाली लाइन कौन सी कहला रही? पीले रंग की निम्न हिमालय। तो नीचे का हिस्सा दक्षिणी हिस्सा कहलाता है। तो हिमाद्री के जो दक्षिण में है वह है मध्य हिमालय कहलाता है, या निम्न हिमालय भी कहते हैं हम उसको। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच दो बड़ी और खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम में जम्मू कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। ये जम्मू कश्मीर घाटी ये वाली जो हमने बोला पीर पंजाल की, और पूर्व में काठमांडू की घाटियाँ। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाली को तो पीर पंजाल कह दिए, हिमाचल प्रदेश वाली को हमने क्या कह दिया? जो असम तक गई है उसको बोल दिया हमने धौलाधार। जो नेपाल में स्थित है, साथ में भारत में भी उसका कुछ भाग छूता है, तो नेपाल वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम जानते हैं महाभारत पर्वत श्रृंखला के नाम से। ठीक है ना? इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से लेके यहाँ से अगर हम अपन चलते हैं ये इतना एरिया, ये पूरा एरिया जो है कांगड़ा, कुल्लू, कश्मीर घाटी को भी अगर हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र पीर पंजाल वाला और धौलाधार घाटी, महाभारत घाटी ये कहलाती है पहाड़ी नगरों के नाम से ये जाने जाते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। अब हम ऊपरी दो श्रृंखला ये देख रही है नीले रंग में, हिमाद्री, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, ये कहलाती है मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, हिमाचल। और इसके बाद सबसे बाहरी श्रृंखला जो हरे रंग में आपको चलती हुई दिख रही है ये कहलाती है शिवालिक हिमालय। समझ में आ गया ना? तो ये शिवालिक हिमालय जो है ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, सबसे दक्षिणतम श्रृंखला है और अत्यंत नवीन है। मतलब ये हिमालय के निर्माण में इसका निर्माण सबसे लास्ट में हुआ है। ठीक है? इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर एवं ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई हैं। ये जो है यहाँ पर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ कैसे बनी हैं? हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वे अपने साथ में हिमालय पर्वत के पहाड़ों के कंकड़, पत्थर, बजरी, मिट्टी सारी चीज़ें बहा कर लेके लाती हैं ना। कोई भी नदी, आप अपने गांव की नदी देखना, अपने आसपास की नदी जाके देखना, वो नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ में वे रेत, मिट्टी, कंकड़, बजरी सब बहा के ले जाती हैं।
आपका यदि नदी का जल अगर स्वच्छ है और यदि आप थोड़ा नदी के सतह पर जाकर देखेंगे तो तेज प्रवाह के साथ में या नदी के प्रवाह के साथ में वहाँ पर कंकड़ पत्थर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और वे निरंतर ये चलती रहती। तो हिमालय की नदियाँ क्या है, लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से बहती चली आ रही हैं। तो वे जो है बहती बहती जब नीचे आती हैं तो अपने साथ में निक्षेप लेके आती हैं, जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, बजरी लेके आती हैं और वे जमते जाते हैं। और इस तरह से इन असंपीड़ित अवसादों, संपीड़ित तो क्या होता है, संपीड़ित मतलब चट्टानें दब गई, वहाँ पे कंप्रेस्ड हो गई, लेकिन ये कंप्रेस्ड नहीं हो पाई, असंपीड़ित रही, यानी ये दबाव से नहीं, स्वतंत्र रही है। और ये स्वतंत्र चट्टानें धीरे धीरे करके बारीक होकर के बजरी बनकर जलोढ़ मिट्टी के रूप में बहती गईं और इन्होंने शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर दिया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों से नदियाँ बह के आ रही। तो इस तरह की जो ये हो गए पहाड़ हिमालय के पहाड़ों से नदी निकली, तो ये नदी अपने साथ में कंकड़ पत्थर बहा के ला रही है और इनको यहाँ पर नदियों का प्रवाह जब यहाँ पर कम हो जाता है तो वो उनको क्या करती है, बजरी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पर ठहर जाते हैं। वो भाई तेज प्रवाह जहाँ पर है, जहाँ घाटियाँ हैं, वहाँ तेज गति से नदी बह के आई और बह के आई तो मिट्टी बजरी सब उसके साथ बह गई। लेकिन जैसे ही ढलान थोड़ी ख़त्म होती है या थोड़ी कम होती है तो इन बजरी को जलोढ़ को रुकने का अवसर मिल जाता है, आराम करने का मौका मिल जाता है और ये इस तरह से धीरे धीरे करके रुकते रुकते हुए ये एक बड़े पहाड़ का रूप ले लेती हैं, पर्वत का रूप ले लेती हैं। यही पर्वत श्रृंखला है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो निम्न हिमालय यानी ये जो है बर्फीले पहाड़ और शिवालिक यानी ये हरे हरे पहाड़। तो ये हरे पहाड़ के बीच की स्थिति ये जो है, मतलब निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं, ये इस तरह की बड़ी बड़ी गहरी घाटियां, लंबवत मतलब एकदम 90 डिग्री के कोण से काटती हुई घाटियां। इन घाटियों के बीच का जो स्पेस है ये कहलाता है दून। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में, जैसे एक यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे हो गई शिवालिक पर्वत श्रृंखला। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं लंबवत हैं बिल्कुल, तो इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दून। और भारत के प्रसिद्ध दून कौन कौन से हैं, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पूर्व से पश्चिम तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, लेकिन इनका वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। तो उत्तर दक्षिण मतलब हमने यहाँ पर देखा महान हिमालय, फिर आया निम्न हिमालय और फिर कौन सा आया, शिवालिक हिमालय। ऊपर सबसे उत्तर में सबसे ऊपर कौन सा था, ये सबसे ऊपर था महान हिमालय, उसके नीचे हमने डॉटेड डॉटेड देखा येलो रंग का निम्न हिमालय, और उसके नीचे हमने देखा और छोटी डॉट थी शिवालिक हिमालय की। तो ये सबसे निचली पट्टी जो थी ये शिवालिक हिमालय की, उसके ऊपर निम्न हिमालय और सबसे ऊपर महान हिमालय। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने इसका विभाजन किया था। लेकिन अगर हमको पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब इधर पश्चिम से इधर पूर्व की तरफ वर्गीकृत करना है तो हमको नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण करना पड़ेगा और उसी आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। चलिए नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ किस तरह से वर्गीकृत किया गया है हम इसको भी समझ लें। तो उत्तर से दक्षिण तक का विभाजन तो समझ में आ गया ना आपको। पहला है महान हिमालय, दूसरा निम्न हिमालय और फिर तीसरा और अंतिम और बाहरी श्रृंखला है शिवालिक हिमालय। ये नॉर्थ टू साउथ है। अब हम देखते हैं वेस्ट टू ईस्टर्न नदी घाटी रिवर वैली के आधार पर हिमालय श्रृंखलाओं का वर्गीकरण। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको ये हरे रंग में आपको दिख रही है, ये सिंधु नदी बह रही है। इसको आप देखिए, ये बह रही है, सिंधु नदी बह रही है। और ये जो है ये आपको लाल रंग में दिख रही है, ये है सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच के पर्वत श्रृंखला क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। क्यों पंजाब हिमालय, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का दोनों का पंजाब शामिल है। भारत के बंटवारे में
पंजाब का बंटवारा हुआ था मुख्यतः, जिसमें पंजाब की अधिकतर भूमि पाकिस्तान में चली गई थी। तो इस तरह से सिंधु और सतलज नदी के जो बीच का पर्वतीय भाग है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अब हम हमारी जो नदियों की सीमाएं कौन सी हो गई, यहाँ पे जैसे कि हमने सबसे शुरू में जाना था कि हिमालय पर्वत की शुरुआत सिंधु नदी के से होती पश्चिम में और समाप्ति पूर्व में कहाँ हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से। तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही हम इस हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला वर्गीकरण हमने क्या किया, पंजाब हिमालय के रूप में। पंजाब हिमालय किस किस के बीच में है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से ये कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा आगे बढ़े तो ये कश्मीर हिमालय आ जाता है। पंजाब हिमालय जब आप इस दिशा में बढ़ेंगे तो ये पहले आएगा कश्मीर हिमालय, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यह जाएगा हिमाचल हिमालय। ठीक है। अब हम देखते हैं सिंध तथा काली नदियों के बीच, सतलज और काली नदियों के बीच में। तो ये सतलज, यहाँ पर सिंध नहीं आएगा, ये आएगा सतलज नदी। ठीक है ना। तो सतलज नदी और काली नदी नेपाल से आती है। इनके बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। राइट। अब हम इसके बाद देखते हैं काली नदी और तीस्ता नदी सिक्किम के पास से निकलती है। तो काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच का जो हिमालय है वो कहलाता है नेपाल हिमालय। फिर जब ये तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच हम देखते हैं तो ये कहलाता है असम हिमालय। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय, जो थोड़ा थोड़ा हिमाचल हिमालय और कश्मीर हिमालय भी कहलाता है पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए। फिर सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय कहलाता है कुमाऊं हिमालय। फिर इसके बाद में काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का हिमालय कहलाता है नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच का हिमालय कहलाता है असम हिमालय। तो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय 4 भागों में वर्गीकृत है। कितने भागों में? 4 भागों में। जबकि हमने देखा था नॉर्थ से साउथ की तरफ हिमालय का विभाजन कितने भागों में है? 3 भागों में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपकी किताब में दिया हुआ है इसके बारे में कि हिमालय के क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। मतलब जैसे भारत में अपन हिमालय कह रहे हैं, नेपाल में हिमालय क्या बोलते हैं, सिक्किम में क्या बोलते हैं, भूटान में हिमालय का क्या नाम है, चीन में हिमालय का क्या नाम है, तिब्बती लोग हिमालय को क्या बोलते हैं, नेपाल में भी अलग अलग क्षेत्रों में हिमालय को क्या बोलते हैं, भारत में भी बिहारी लोग हिमालय को क्या बोलते हैं, यूपी के लोग क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के लोग क्या बोलते हैं। तो इस तरह से आपको हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम हैं, उनको आप पता कीजिए, चाहे गूगल करके, चाहे टीचर्स के माध्यम से, जो भी है आप मुझे भी बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है। ये आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ये सबसे पूर्वी सीमा, ईस्टर्न पार्ट है, ये पूर्वी भाग है। ठीक है ना, ये भारत की पूर्व दिशा है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर बहुत ध्यान से, ये दिहांग नदी जो है ये दिहांग महाखंड भी कहलाता है। और एकदम से यहाँ से ये हिमालय, ये दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, ये नागा पर्वत श्रेणी पटकाई दिख रहा है ना ये आपको, ये यहाँ से पूरा ये दिहांग गार्ज के साथ एकदम से टर्न लेता है। कहाँ तरफ ये पूर्व की तरफ जा रहा था, पश्चिम से पहाड़ पर्वत श्रृंखला, और एकदम से दक्षिण की तरफ आ गई और तीखा मोड़ बनाते हुए ये आ गया। 90 डिग्री से भी ज़्यादा का ये एंगल बनाते हुए ये नीचे की तरफ आता है और यही भारत की पूर्वी सीमा में फैल जाता है। इस तरह से पूर्व नागा श्रेणी, पटकाई श्रेणी, ये सारी गारो, खासी जयंतियाँ वगैरह ये। तो इन्हीं श्रृंखलाओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल, पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से, पूर्वी पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से इनको हम जानते हैं, इन चीज़ों को। ठीक है ना। तो अब आपको वो ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि ये जो हिमालय है इसकी सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये यहाँ पर तीखा मोड़ बनता है, महाखंड बनता है और ये पूरा का पूरा हिमालय पूर्व की दिशा में विस्तारित हो जाता है, फैल जाता है। और इसी श्रृंखला को हम जानते हैं पूर्वांचल के नाम से या पूर्वी पहाड़ी के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पहाड़ियाँ
उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। यह पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल से बनी हैं, ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, ये दिख रही है पटकाई, नागा, मिजो जो है ये दिख रही है, मिजो पर्वत श्रेणी यहाँ पर ये दिख रही है। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं अपन तो गारो, खासी, जैंतियाँ, ये सारे के सारे जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा हैं। ठीक है ना, ये आपको हिमालय पर्वत समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से नक्शे के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि हिमालय पर्वत किस तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे तक कितने भागों में विभाजित किया हमने उसको, 3 भागों में। सबसे ऊपर वाला भाग था महान हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय, दूसरा था निम्न हिमालय या हिमाचल, तीसरा था शिवालिक हिमालय। ये तो हो गई टॉप टू बॉटम। लेकिन पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ जब बढ़ना हो, मतलब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जब हम बढ़ते हैं, तब हिमालय को नदी घाटियों में वर्गीकृत किया गया है। वो है 4 हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है ना, तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और सबसे पूर्वी सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी एक दिहांग महाखड्ड बनाती है, गार्ज बनाती है। उस गार्ज के साथ हिमालय मुड़ जाता है सीधे दक्षिण की दिशा में। दक्षिण की दिशा मुड़ के पूर्वी भारत की पूर्वी सीमा पर पर्वत श्रृंखलाओं फैल जाता है। नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, गारो, खासी, जैंतियाँ, पटकाई, ये पहाड़ियाँ पर्वत श्रृंखलाएँ वहाँ पर आ जाती हैं। इस तरह से आप लोगों ने इसको समझ लिया। अच्छा, इसके पहले वीडियो शुरू करने के पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, बीच में चर्चा भी किया था गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड के बारे में। तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो तैयार कर लेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि एक अंगारा लैंड था, हिमालय जहां पर पहाड़ है ना, उस पहाड़ के उत्तर में, और उस पहाड़ के दक्षिण वाले भाग को अपन बोलते हैं गोंडवाना लैंड, मतलब भारत की भूमि। तो अंगारा लैंड का नाम अंगारा लैंड क्यों पड़ा? क्योंकि उस क्षेत्र में जो अंगारी नदी बहती थी, जो अंगारी नदी है, उसके कारण उसका नाम पड़ा अंगारा लैंड। गोंड जनजाति के नाम पर ये वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, और जब अंगारा लैंड से जाके वो टकराता है, तब यहाँ पर जो बीच में सागर था, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, वहाँ पे समुद्र था, टैथिस सागर। टैथिस सागर के अवसाद ये टकराने के बाद में, प्लेटों के टकराने के बाद में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने के बाद ये पहाड़ ऊपर उड़ जाता है, वलयाकार फोल्डेड हो जाता है। इसलिए इसको हिमालय पर्वत कहते हैं। इसको एनिमेशंस के थ्रू हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हम उसको पढ़ें, उसको देखें। उसके पहले आज जो हमने पढ़ा है वो कितना समझ में आया, इसके लिए हम कुछ प्रश्न नोट करा दें, आप उनको हल कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न, भारत के प्रमुख भौगोलिक भूभागों के नाम लिखिए। दूसरा, हिमालय का देशांतरी विस्तार कैसा है, विभाजन कीजिए। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करना है। चौथा प्रश्न, हिमालय की पूर्वी सीमा तथा पश्चिमी सीमा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। और अंतिम सवाल, हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों के नाम लिखिए। तो इस तरह से इन 5 प्रश्नों को आपको हल करना है, और इस वीडियो को लगातार देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप अपने ज्योग्राफी के टीचर से ज़रूर बात कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपको और अधिक समझने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप सेशन स्टार्ट करेंगे तब इन सारे डाउट्स पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग देखते रहिए हिमालय पर्वत श्रृंखला की शेयर कीजिए। और बातें जो आपको अगर हिमालय के संदर्भ में कुछ नई नई पता चलती हैं, जैसे हिमालय के क्षेत्रीय नाम क्या हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स कितने खोजी हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो को देखिए और हिमालय के क्षेत्रीय नामों का पता कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।